कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बरकरार। बेंगलुरु में कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक दल की बैठक। विधायक दल का नेता चुनने के लिए सर्वसम्मति से पार्टी अध्यक्ष को दिया अधिकार। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार हैं सीएम पद के प्रमुख दावेदार। सरकार ने घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण साजो सामान की चौथी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची को दी स्वीकृति। 928 साजो सामान का रक्षा से जुड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम करेंगे निर्माण। महाराष्ट्र के अकोला में शांति बहाली के लिए प्रशासन ने शांति समिति की बैठक की। सभी धर्मों और समुदायों के प्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों के नेताओं और महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने लिया हिस्सा। कई लोगों को हिरासत में लिया गया। शहर में धारा 144 लागू। CISE के कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित। 10वीं में 98.94% और 12वीं में 96.93% छात्र हुए सफल। 10वीं में 9 छात्रों के अंक बराबर, सभी को मिले 499 अंक। 12वीं में भी 5 छात्रों ने 399 अंक हासिल कर किया टॉप। चक्रवाती तूफान मोखा ने म्यांमार के पश्चिमी तट सितवे के पास किया लैंडफॉल। रखाइन प्रांत में संचार सेवाएं प्रभावित। बाढ़ और भूस्खलन के खतरे के मद्देनजर म्यांमार में बड़े पैमाने पर आपातकालीन योजना। तुर्की में राष्ट्रपति और संसदीय चुनावों की मतगणना जारी। शुरुआती रुझानों में मौजूदा राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन को बढ़त। आधे से अधिक मतों की गिनती के बाद एर्दोआन और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी में 10% मतों का फासला। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। कर्नाटक चुनाव में जीत के बावजूद कांग्रेस की चुनौतियां खत्म होती नजर नहीं आ रही हैं। राज्य में मुख्यमंत्री का पद किसे दिया जाए, इसको लेकर कोई फैसला आसानी से होता दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक दल की रविवार रात बेंगलुरु में बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि विधायक दल के नेता का चयन पार्टी के अध्यक्ष करेंगे। मुख्यमंत्री पद को हासिल करने के लिए कांग्रेस में डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया प्रमुख दावेदार हैं। लंबे समय तक चली कांग्रेस विधायक दल की बैठक में आखिरकार कोई फैसला नहीं हुआ और कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पारित करके ये साफ कर दिया कि अब मुख्यमंत्री का चयन कांग्रेस अध्यक्ष के पाले में है, यानी AICC अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसका फैसला करें। इस शांग्रीला होटल में लगातार तमाम विधायक शामिल थे इस बैठक में और विधायकों ने अपनी अपनी राय रखी। विधायकों से अपनी अपनी राय बताने के लिए कहा गया, लेकिन आखिरकार फैसला ये ले लिया गया कि कांग्रेस के अध्यक्ष ही इस पर मोहर लगाएंगे। जिस तरह से होटल के बाहर दबाव के टैक्टिक्स लेकर डीके शिवकुमार के समर्थक पहुंचे और सिद्धरामैया के कुछ समर्थक पहुंचे, उससे साफ जाहिर होता है कि दोनों नेता अब आमने सामने हैं। AICC अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अब फैसला करने में शायद उन्हें भी बहुत उनके लिए भी बहुत मुश्किल घड़ी है। अगर डीके शिवकुमार के नाम पर मोहर लगती है तो कांग्रेस को आगे चलकर कई सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, जैसे कि कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार पर इस वक्त आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है, केसेस दर्ज है और CBI उनके खिलाफ जांच करने के लिए कर्नाटक सरकार से अनुमति भी ले चुकी है। ऐसे में कांग्रेस को कई सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक तरफ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात करते हैं, एक तरफ अगर डीके शिवकुमार जैसे उम्मीदवार पर नाम की मोहर लगाते हैं तो कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरी ओर सिद्धरामैया के नाम पर चयन लगने पर भी कांग्रेस के लिए कोई सुकून या राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सिद्धरामैया
वैसे तो एक अनुभवी नेता है और एक मास लीडर माने जाते हैं, लेकिन अभी भी सिद्धरामैया को बाहरी नेता माना जाता है, जो कि जनता दल से कांग्रेस में शामिल हुए थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस क्या इस तरह की प्रेशर टैक्टिक्स के आगे झुकती है। क्या कांग्रेस के सामने डीके शिव कुमार के आंसू या फिर सिद्धरामैया का अनुभव नजर आता है। अगर हम देखें कि भ्रष्टाचार के आरोप, आय से अधिक संपत्ति का मामला डीके शिव कुमार के गले की हड्डी बन चुका है, ये उनके खिलाफ जा सकता है और बहुत मुमकिन है कि कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धरामैया को मुख्यमंत्री पद के लिए उनके नाम पर मोहर लगा दे। कैमरामैन उत्तम के साथ आयशा खानम, डीडी न्यूज, बैंगलोर। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद के दावेदार सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के बीच पोस्टर वार जारी है। दोनों नेताओं के घरों के बाहर ऐसे पोस्टर नजर आए जिनमें मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोका गया है। कांग्रेस ने इसको लेकर सफाई देनी भी शुरू कर दी है। कर्नाटक के चुनाव नतीजों को आए 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस की अंतर्कलह सामने आ गई। कर्नाटक में कांग्रेस के दो बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार की नजरें सीएम की कुर्सी पर जमी हुई हैं। दोनों ही नेताओं के समर्थक अपने अपने दावे कर रहे हैं। कुर्सी की इस लड़ाई में रविवार को पोस्टर वॉर भी जुड़ गई। बेंगलुरु में डीके शिव कुमार के आवास के बाहर ऐसे पोस्टर दिखाई दिए जिनमें उन्हें अगला मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई है। वहीं बेंगलुरु में ही सिद्धरामैया के आवास के बाहर भी ऐसे पोस्टर नजर आए जिनमें उन्हें राज्य का अगला सीएम बताया गया है। जहां एक तरफ डीके शिव कुमार के समर्थक दलील दे रहे हैं कि राज्य में पार्टी की जीत के पीछे डीके का हाथ है, वहीं सिद्धरामैया गुट का तर्क है कि उनके पास मुख्यमंत्री पद का अनुभव और राज्य में लोकप्रियता दोनों चीजें हैं। चुनाव के फौरन बाद गुटबाजी के अचानक फूट पड़ने से बौखलाई कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल के प्रयास शुरू कर दिए हैं। खुद डीके शिव कुमार को ही आगे आकर सफाई देनी पड़ी। सीएम पद को लेकर कर्नाटक कांग्रेस में पड़ी इस फूट पर भाजपा ने चुटकी ली है। भाजपा ने कहा कि गांधी परिवार नाश्ते की मेज पर जिसका नाम तय कर लेगा वही कर्नाटक का सीएम बन जाएगा। भाजपा ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस के कई नेताओं में खींचतान है। उनके सुबह के नाश्ते की टेबल पे जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा तय करेंगे वही मुख्यमंत्री होगा। वो जितनी मर्जी आपस में खींचतान करें उसका कोई लाभ नहीं, चाहे वह दोनों में से कोई हो या कोई तीसरा हो, चाहे 10 जनपद की ब्रेकफास्ट टेबल पे ही होगा। पार्टी के अंदर वहाँ पे खींचातानी शुरू से थी, अब से नहीं। और शिव कुमार और सिद्धरामैया के बीच में खींचतान है और बाकी लोग भी हैं जो रेस में हैं। उधर चुनाव नतीजों के बाद भाजपा में भी मंथन का सिलसिला शुरू हो गया है। निवर्तमान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बेंगलुरु में भाजपा कार्यालय पहुंचकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार से मुलाकात की। बसवराज बोम्मई ने कहा कि पार्टी आने वाले दिनों में एक औपचारिक बैठक बुलाकर गहन विश्लेषण करेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि लोकसभा चुनाव में भाजपा वापसी करेगी। We have had an informal meeting with our president and we have discussed certain issues and will shortly call elected representatives and also people who are contested and will do an in-depth analysis and come out and do the correction course and will come back to power in Lok Sabha. डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया भले ही एक पार्टी में हो, लेकिन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा बताया जाता है। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना अपना दावा ठोकना शुरू कर दिया था। सिद्धरामैया की उपस्थिति में उनके समर्थक उन्हें सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करने की मांग करने लगे थे। वहीं वोकलिगा समुदाय के साथ बैठक के दौरान डीके ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी जता दी थी। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान को बीच बचाव कराने के लिए आगे आना पड़ा था और दोनों से कह दिया गया था कि वो सीएम पद की दावेदारी को लेकर सार्वजनिक रूप से कुछ न कहें। जानकारों का कहना है कि चुनाव के दौरान इन दोनों की प्रतिद्वंदिता सार्वजनिक न हो, इसके लिए कांग्रेस नेतृत्व को बहुत पापड़ बेलने पड़े। अब जबकि मुख्यमंत्री पद के लिए किसी चेहरे को चुनने की घड़ी आ गई है, तो कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा संकट यही है कि वो दो पुराने प्रतिद्वंदियों में से किसको चुनेगी और जिसे चुना नहीं जाएगा उसका अगला कदम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों डीपीएसयू द्वारा आयात को न्यूनतम करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 928 रक्षा साजो सामान की चौथी सूची जारी की है। ये सामान 715 करोड़ मूल्य के आयात प्रतिस्थापन में मदद करेंगे।
अब ये सामान भारतीय डिफेंस सेक्टर की सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियां बनाएंगी और अब ये सामान विदेशों से आयात नहीं करना पड़ेगा, जिसका फायदा भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने में मिलेगा। तो वहीं रक्षा खरीद पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। नवीनतम गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस मोरमुगाओ ने अपनी पहली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फायरिंग के दौरान बुल्सआई पर सफलतापूर्वक निशाना साधा है। आईएनएस मोरमुगाओ का डिजाइन भारतीय नौसेना के स्वदेशी संगठन ने तैयार किया है। इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने किया है। आईएनएस मोरमुगाओ भारत में निर्मित सबसे शक्तिशाली युद्धपोत में से एक है। आईएनएस मोरमुगाओ परमाणु, जैविक और रासायनिक युद्ध लड़ने में सक्षम है। इससे समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और चाक चौबंद होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली स्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय का दौरा किया। पीएम ने वहां जनशक्ति प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में स्वच्छता, जल संरक्षण, कृषि, अंतरिक्ष, पूर्वोत्तर क्षेत्र, नारी शक्ति, योग और आयुर्वेद जैसे विषयों पर कलाकृतियां, मूर्तियां, तस्वीरें प्रदर्शित की गई हैं। ये प्रदर्शनी मन की बात में प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों, दृष्टिकोणों और विचारों पर प्रकाश डालती हैं। जिन कलाकारों ने जनशक्ति प्रदर्शनी में योगदान दिया है उनमें मनु और माधवी पारेख, अतुल डोडिया, परेश मैती, इरन्ना जीआर और जगन्नाथ पांडा जैसे नाम शामिल हैं। वॉलमार्ट के सीईओ डग मैकमिलन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बताया कि वॉलमार्ट के सीईओ डग मैकमिलन के साथ सफल बैठक हुई। हमने विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा की। भारत को निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में उभरता देखकर खुशी हो रही है। महाराष्ट्र के अकोला में कल रात सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक पोस्ट के बाद दो गुटों में तनाव व्याप्त हो गया, जिसके चलते कुछ लोगों ने पथराव किया और वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया। घटना के नतीजे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 पुलिसकर्मियों समेत 8 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि अब तक 26 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हिंसक झड़पों के बाद अकोला के 4 थानों में कर्फ्यू लगाया गया है। साथ ही शहर में धारा 144 भी लगा दी गई है। इस दौरान घटना के बाद कलेक्टर नीमा अरोड़ा और एसपी संदीप घुगे ने शांति समिति की बैठक की।
बैठक में सभी धर्मों और समुदायों के प्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों के नेताओं और शहर के महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने भाग लिया। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस यानी CISCE के कक्षा 10वीं और 12वीं के नतीजे आज घोषित हो गए हैं। इस साल ICSE क्लास का ओवरऑल पास प्रतिशत 98.94% रहा है, जबकि ISC में 96.93% छात्र पास हुए हैं। 10वीं और 12वीं दोनों में ही छात्राओं की सफलता का प्रतिशत छात्रों से ज़्यादा है। छात्र अपने नतीजे आधिकारिक वेबसाइट CISCE.org पर देख सकते हैं। The total number of candidates who appeared for the ICSE examination is 2,37,631. Number of girls who appeared for the ICSE examination is 1,09,500. Number of girls passed in the ICSE is 1,08,640. Number of girls unsuccessful in ICSE is 860. Number of boys who appeared for the ICSE examination is 1,28,131. Number of boys passed in the ICSE is 1,26,474. Number of boys unsuccessful in ICSE is 1,657. The pass percentage for ICSE is 98.94%. Girls, as usual, have done better than boys at the ICSE examination. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रविवार को राजस्थान का दौरा किया। उपराष्ट्रपति ने नागौर में मारवाड़ के गांधी के नाम से विख्यात नाथूराम जी मिर्धा की प्रतिमा का अनावरण किया। उपराष्ट्रपति ने राजस्थान के कई प्रमुख मंदिरों के दर्शन भी किए। राजस्थान दौरे पर पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नागौर में मारवाड़ के गांधी के नाम से विख्यात किसानों के मसीहा बाबा नाथूराम जी मिर्धा की प्रतिमा का अनावरण किया। स्वतंत्रता सेनानी नाथूराम मिर्धा लोकसभा के 6 बार सदस्य रहे थे और उन्होंने केंद्रीय मंत्री के रूप में भी सेवाएं दी थीं। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने उनके योगदान को नमन किया। बाबा को पूरा कार्यकाल एक एक मिनट 24 कैरेट गोल्ड की तरह किसान के लिए हो। सर छोटू राम की बात, किसान केसरी बलदेव मिर्धा जी की बात न सिरे चढ़ाई। बाबा याद करो बहुत जमानों जागीरदारा की कितनी ताकत थी। देश आजाद को नहीं हुए हो जे टाइम कानून की पढ़ाई लेके बे उम्र के मां बाबा जो करे वो कोई सोच कौन सके। उपराष्ट्रपति ने नशे जैसी बुराइयों के खिलाफ मिलकर काम करने की जरूरत बताई। उन्होंने इसको लेकर युवाओं से विशेष आग्रह किया। ऐसी परिस्थिति में जब हमारे किसान पुत्र प्रतिभावान हैं, मेहनती हैं, कड़ी मेहनत कर सकते हैं, मैं उनको आह्वान करता हूं कृषि ग्रामीण विकास और सरकारी योजनाओं में भागीदारी हमारा अधिकार है। उपराष्ट्रपति ने राजस्थान के कई प्रमुख मंदिरों के दर्शन भी किए। उन्होंने पुष्कर में श्री ब्रह्मा जी के मंदिर में दर्शन किए। उपराष्ट्रपति ने नागौर में लोक देवता वीर तेजाजी की जन्मस्थली खरनाल के विश्व प्रसिद्ध तेजाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा करने के बाद उपराष्ट्रपति ने वीर तेजाजी की आस्था से जुड़े नगाड़े भी बजाए। उन्होंने वीर तेजाजी के मंदिर के निर्माण कार्य संबंधित प्रगति रिपोर्ट भी ली। मुरारी गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन 16 मई से 27 मई तक होने वाले कान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। उनके साथ प्रसिद्ध फिल्म एलिफेंट विस्परर्स के निर्माता गुनीत मोंगा, अभिनेत्री मानुषी छिल्लर, ऐशा गुप्ता और मणिपुरी अभिनेता कांगा बाम तोम्बा भी होंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर महोत्सव के उद्घाटन सत्र को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित करेंगे। वो भारत को विषय वस्तु निर्माण के केंद्र के रूप में प्रदर्शित करेंगे। महोत्सव में भारतीय पंडाल को अहमदाबाद का राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान तैयार कर रहा है। इसकी मुख्य विषय वस्तु शोकेसिंग इंडियाज क्रिएटिव इकोनॉमी है। पंडाल का डिजाइन सरस्वती यंत्र से प्रेरित है, जो देवी सरस्वती का प्रतीक है। कान फिल्म महोत्सव में आधिकारिक रूप से 4 भारतीय फिल्मों का चयन किया गया है। इनमें केनू बहल की आगरा और अनुराग कश्यप की कैनेडी शामिल है। इसके अलावा महोत्सव में कई अन्य भारतीय फिल्मों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। मणिपुरी फिल्म ईशा नहो का प्रदर्शन क्लासिक श्रेणी में होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने रविवार को जापान के नागासाकी में स्वास्थ्य नवाचार पर G7 मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया। ये बैठक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सुनिश्चित करने की दिशा में डिजिटल स्वास्थ्य जैसे नवाचार की प्राथमिकताओं, कार्यान्वयन और उपयोग पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी। इस बैठक में G7 सदस्य देशों और आमंत्रित आउटरीच 4 राष्ट्रों भारत, इंडोनेशिया, वियतनाम व थाईलैंड के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर डॉक्टर मांडविया ने कहा, प्रौद्योगिकी और डिजिटल स्वास्थ्य उपकरणों का उपयोग एक सक्षमकर्ता और बराबरी लाने वाले के रूप में है, जो मजबूत स्वास्थ्य सेवा वितरण व सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को प्राप्त करने में सहायता कर सकता है। कोविड-19 महामारी ने स्वास्थ्य सेवा वितरण में प्रौद्योगिकी के उपयोग को आगे बढ़ाया है और विशेष रूप से निम्न व मध्यम आय वाले देशों में डिजिटल कमियों को दूर करने के लिए एक सक्षम ढांचे पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत को रेखांकित किया है। केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को रेखांकित किया। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि भारत के कोविड-19 टीका वितरण मंच को कोविन ने पूरे देश में टीके की 220 करोड़ से अधिक खुराक को लगाए जाने की निगरानी की है और न केवल कोल्ड चेन प्रबंधन की निगरानी की है, बल्कि एक QR कोड आधारित डिजिटल टीका प्रमाण पत्र प्रदान करने के अलावा टीके को लगाए जाने में नागरिकों व टीकाकरणकर्ताओं को सुविधा भी प्रदान की है। उन्होंने आगे कहा, इसी तरह राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म ई-संजीवनी, जिसे महामारी के दौरान लॉन्च किया गया था, के माध्यम से पहले ही 11 करोड़ 5 लाख से अधिक की संख्या में नागरिकों को निःशुल्क परामर्श प्रदान किया गया है, जिससे ये विश्व का सबसे बड़ा टेलीमेडिसिन मंच बन गया है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता ने डिजिटल स्वास्थ्य को एक विशिष्ट प्राथमिकता के रूप में सामने लाया है और विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय में डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल के रूप में पूरे विश्व के सभी डिजिटल पहलों के सम्मिलन तंत्र का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क दृष्टिकोण के साथ ये पहल वैश्विक डिजिटल कमियों को दूर करने में महत्वपूर्ण होगी। भुवनेश्वर में रविवार से 4 दिवसीय G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग की शुरुआत हुई। 17 मई तक चलने वाली इस दूसरी बैठक में सदस्य देशों के अलावा 8 मेहमान देश भी भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रतिनिधियों को पुरी के नीलाद्रि तट के दर्शन भी कराए गए, जहां सभी विश्व प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक की कलाकृति देखकर अभिभूत नजर आए। पुरी के नीलाद्रि तट पर सजी है ये अनोखी कलाकृति, जिसे देखकर समुद्र की लहरें खुशी से उछल रही हैं। और क्यों ना हो, आखिर बात हमारी संस्कृति की जो है। ओडिशा के ऐतिहासिक समुद्री व्यापार को दर्शाते इस कलाकृति को बनाया है विश्वविख्यात सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने। डिफरेंट स्कल्पचर्स हमने बनाया है, इंस्टॉलेशन स्कल्पचर, जिसमें कि आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टील के बाउल्स जो है वो इंस्टॉल किया गया है और जो उड़ीसा का जो ट्रेडिशनल बोइट है उसको सैंड में रिक्रिएट किया गया है। वन ऑफ द बिगेस्ट स्कल्पचर है ये। अराउंड 2 days लगा है स्कल्पचर्स को बनाने के लिए, एक दिन प्रिपरेशन और एक दिन कार्विंग में मेरे साथ जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके असिस्ट ये स्कल्पचर्स क्रिएट किया गया है। भुवनेश्वर में शुरू हुई 4 दिवसीय सेकंड कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग के तहत रविवार यानी 14 मई को सभी सदस्य देश और 8 मेहमान देशों के प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के आधार पर
ये मीटिंग्स भारत की अध्यक्षता में देश भर में 250 मीटिंग्स 56 सिटीज में आज शुरुआत हुआ है। पुरी के तट पर भारतीय संस्कृति से रूबरू होकर विदेशी मेहमान भी अभिभूत हो गए। It's a privilege for us as the UAE to come to India and explore its culture, but also to unite together to discuss topics around culture. And of course, it has been a fruitful discussion since the first working group, and it's a chance for us to continue that discussion right now. Of course, the relationship between UAE and India has long lasted for centuries, and we will continue to do so, moving forward with the discussion that we're going to have at G20. I like the beach. And I think what culture G20 is about is, as it's written, to unite us, all the 20 G countries and beyond. So I expect that India has a variety of cultures, like in Europe. In Europe we have 27 countries, we have 23 languages, variety of food, variety of dance and books, and it's the same in India. So in India you must respect culture and you must favor it. 4 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में 4 सत्र और संस्कृति से जुड़ी कई गतिविधियां होंगी, जिनमें कोणार्क सूर्य मंदिर का दर्शन प्रमुख है। संस्कृति सबको जोड़ती है, और क्यों नहीं। ये कलाकृति जिसे बनाया है पद्मश्री सुदर्शन पटनायक ने, वो अपने आप में गवाह है भारत का, जो ये मानता है वसुदैव कुटुंबकम। और हमारे G20 का मोटो भी है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। कैमरामैन जगमोहन के साथ मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज़, पुरी बीच, ओडिशा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।